मॉर्निंग क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे एलिमेंट है मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप अपनी लोअर क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो ये कहता है कि नाम से इसका पता चल रहा है, लॉ है इसका मतलब नियम है, कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित रखना, मास द्रव्यमान। कि कोई भी रिएक्शन होती है किसी दौरान तो उसके अंदर कभी भी उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास में डिफरेंस नहीं आएगा, उनका मास हमेशा बराबर आएगा। कहने का मतलब है मास ऑफ द रिएक्टेंट विल ऑलवेज फाउंड टू बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जो ये लॉ था, ये लॉ जो है आपको दिखाई दे रहा है, नाम एंटोनी लेवोसियर द्वारा दिया गया था इन 1789। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद उसने एक कंक्लूजन निकाला था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हर जगह फॉलो होता है, हर रिएक्शन में फॉलो होता है। तो इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसके दौरान जो मास है वो कंजर्व रहेगा। तो इसको आप सिंपल क्या कह सकते हो, मास ऑफ reactants and products will always be conserved during a chemical reaction। या आप ये लिख सकते हो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिख रखा है, hence he reached the conclusion that matter can neither be created nor destroyed। इसका मतलब क्या होता है कि मैटर को आप ना ही तो बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो है इसी का कंक्लूजन है। आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आपने ये लिख दिया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या आप ये लिख सकते हो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व। या आप ये लिख सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज फाउंड टू बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड लॉ पे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो इसमें दूसरा नाम भी है इसका, कई बार अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये अलग लॉ है, तो अलग नहीं है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, कि जो एलिमेंट्स हैं वो निश्चित अनुपात के अंदर कंबाइन करके तभी किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, कंपोजिशन का मतलब होता है जिससे बना होता है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर बनाया है तो वाटर हमेशा कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम का द्रव्यमान और प्लस में 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान, फिक्स रेशो आएगी ना, 2 अनुपात कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 1:8 अनुपात आया वाटर के लिए, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का। तो वो अनुपात चाहे आप कहीं पर भी हो आपका सेम ही आएगा। तो ये जो था जोसेफ प्रोस्ट द्वारा दिया गया था। अब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उसने क्या कहा था कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर हमेशा वही एलिमेंट्स का सेम रेशो होगा बाई मास से। ठीक है, तो ये जो था उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके और फिर ये कंक्लूजन निकाला था। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने CO2 लिया, तो CO2 में एक कार्बन कितना द्रव्यमान हो गया उसका 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो 2 ऑक्सीजन है CO2 में, तो 16:32, तो वो कितना आ जाएगा आपका, वो अनुपात आ जाएगा आपका 3:8। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे इसमें दिखा रखा है, हम एक इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिखा रखा है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया वाटर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो वाटर के आप सैंपल चाहे कहीं और से लें, चाहे घर से लें, चाहे टैप से लें, चाहे कहीं और जाके बनाएं उसको लैब में, लेकिन हमेशा वाटर कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करके ही बनेगा। और अगर द्रव्यमान देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2 एटम लगे हैं तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 लगा है तो 16, तो 1:8 अनुपात होगा उसका और हमेशा होगा, उस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो
अब आते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब होता है बेटा जब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अभी तक तो हमने क्या बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके बना लिया वाटर, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर ही बनाते हैं, कोई और कंपाउंड बनाते ही नहीं है। ये तब हम ले रहे हैं जब वो एक से ज़्यादा बना रहे हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था ये डॉल्टन द्वारा दिया गया था इन 1803। इसका मतलब 1803 में इसे दिया गया था। तो अब आते हैं हम इसकी स्टेटमेंट पे। तो क्या है स्टेटमेंट, आपको दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखिए। तो उसने दे रखा है कि इफ two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of the small whole numbers. If the two elements can combine, इसका मतलब जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर एक का मास फिक्स कर दिया जाए तो वो दूसरे जिससे उसने कंबाइन किया है उन सब का एक दूसरे के साथ स्मॉल होल नंबर रेशो होता है। तो हम इसको देखेंगे कैसे, वो एग्जांपल के साथ। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने वाटर भी बनाया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने परऑक्साइड भी बनाया है। तो अब हाइड्रोजन दोनों केस में अगर हमने 2 ग्राम फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन का रेशो कितना है, देख पा रहे हो आप, 16:32, 1:2। यही वो बताना चाह रहा है कि जब दो एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे दो एलिमेंट कौन लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाए, एक से ज्यादा कंपाउंड हो गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 कंपाउंड बनाए। तब हमने किसी एक को फिक्स कर दिया, हमने किसको फिक्स कर दिया, हमने फिक्स कर दिया हाइड्रोजन को। तो दोनों में हाइड्रोजन हमने कितना लिया, देखो इसमें भी 2 ग्राम लिया है और इसमें भी 2 ग्राम लिया है, तो फिक्स हो गया ना। और कितनी ऑक्सीजन कंबाइन की बनाने में, इसमें 16 की, इसमें 32 की। तो दोनों का रेशो क्या आ गया, 1:2। ठीक है, तो ये एक सिंपल रेशो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, 16:32। ये आ गया।